गुड मॉर्निंग साथियों। राजस्थान के इतिहास के नेक्स्ट चरण के अंदर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता। थोड़ी राइटिंग खराब है, प्रयास कर रहा हूँ इम्प्रूवमेंट करने का। प्रयास करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है, 100% नहीं तो 90% सही, 80% सही, लेकिन मुझे विश्वास है कि जल्दी ही मेरी हैंड राइटिंग के अंदर सुधार हो जाएगा। अब मैं आहड़ सभ्यता के अंदर मूल रूप से आपको ये बातें बताऊंगा। इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन सब प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेंगे। एक छोटी सी 20 मिनट की सभ्यता पढ़ेंगे। जितने भी आने वाले क्वेश्चनों की संभावना है, जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। रटना नहीं है, समझना है। जो भी प्रश्न आते हैं आज के लेवल के अंदर, रटे हुए प्रश्नों का कोई महत्व नहीं रहा है। किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी टॉपिक के अंदर से जो भी क्वेश्चन निकाला जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, वो क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ के ऊपर आधारित होता है। रटी हुई बातें भूल जाते हैं, रटी हुई बातों को कन्फ्यूज भी हम हो जाते हैं। वैसे सभ्यताएं हैं, पुरानी बातें थी, न किसी प्रकार का इतिहास, न किसी प्रकार की कहानी, सिर्फ रटने के समान होती है। लेकिन हम अगर इतिहास के प्रथम चैप्टर से पढ़ने का प्रयास करेंगे, उस चैप्टर को हम हमारे जीवन के समान एज इट इज समझने का प्रयास करेंगे, तो ये बातें हमारे समझने लायक हो जाएंगी। अगर हम उनकी तरफ सोच ये रखेंगे कि हमें सिर्फ रटना है, तो ये रटने के समान हो जाएंगे। इसीलिए आहड़ सभ्यता को पढ़ने से पहले या किसी भी प्रकार की सभ्यता को पढ़ने से पहले हमारे इतिहास के इन 3 भागों को पढ़ना है। कौन से भाग के अंदर सभ्यताएं थी, कौन से भाग के अंदर वर्तमान बातें हैं और कौन से भाग के अंदर प्राचीन भारत या प्राचीन विश्व का मनुष्य था। आग का आविष्कार कब हुआ, पहिए का आविष्कार कब हुआ, प्राचीन काल या पाषाण काल के अवशेष कहाँ पे मिलते हैं, सर्वप्रथम कौन सी धातु आई थी, उसके बाद में किस प्रकार की धातु आई थी, और वर्तमान ये विकसित सभ्यता जो वर्तमान में हम पहुँच चुके हैं, इस डिजिटल दुनिया में हम प्रवेश कर चुके हैं, उसी सभ्यता का परिवर्तित रूप है या नया स्वरूप है। जिस प्रकार पहले की सभ्यताएं किसी रोग के कारण या बाढ़ के कारण या अनेक आपदाओं के कारण समाप्त हो गई थी, उसी प्रकार आज हम देख रहे हैं कि इस डिजिटल दुनिया के अंदर भी एक वायरस ने कोहराम मचा रखा है। ऐसी ही विपदाएं हमारी पहले वाली सभ्यताओं के पास आई थी। जैसे हम कालीबंगा सभ्यता की समाप्ति के बारे में पढ़ते हैं तो बताया है केनेडी महोदय ने कि संक्रामक रोग के कारण वो सभ्यता समाप्त हो गई थी। संक्रामक रोग का मतलब छुआछूत, एक दूसरे को छूने से फैलने वाला रोग, जिसका किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं मिला और सभ्यताएं क्या हो गई, समाप्त हो गई। आहड़ सभ्यता के अंदर मूल रूप से छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम चीज देखेंगे जिला उदयपुर जिले के अंदर पाई गई है। तस्तरी नुमा शहर है, झीलों की नगरी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस उदयपुर को ही कहा जाता है। नॉर्मल सी बातें हैं, याद रखनी परमानेंट बहुत जरूरी है। 12वीं क्लास से आए हुए या नए कंपटीटर छोटी छोटी बातों को याद करने का प्रयास करेंगे, तब जाके मूल बातों तक पहुंचेंगे और अपना सिलेक्शन करवा पाएंगे। दूसरी बात करेंगे हम नदी। कौन सी नदी के किनारे? तो एक नदी है जिसको 2 नामों से जाना जाता है, जिसके 2 नाम है। उसको बेड़च भी कहा जाता है और उसको आयड़ भी कहा जाता है। इस बेड़च या आयड़ नदी के किनारे मिली थी और बेड़च या आयड़ नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, वो अपवाह क्षेत्र बनास नदी के अपवाह क्षेत्र के अंदर शामिल है। इसलिए इस सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। 3 नंबर पे हम बात करेंगे इस सभ्यता का अंदर जो टीला, जिस टीले के नीचे ये सभ्यता मिली थी, उस टीले का नाम था धूलकोट। इस सभ्यता का भी दूसरा नाम धूलकोट कहा जा सकता है। कहते हैं कि जहाँ पर खुदाई की गई, पता चला कि यहाँ पे सभ्यता थी, वहाँ एक टीला था, उसके नीचे खुदाई गई और उस टीले को क्या नाम दे दिया गया, धूलकोट। इस धूलकोट का अर्थ होता है मर्तकों के टीले की सभ्यता। देखो, मर्तकों का टीला, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मर्तकों का टीला, जबकि मर्तकों के टीले की सभ्यता किसको कहा जाता है, धूलकोट को कहा जाता है। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे इसके खोजकर्ता। 3 खोजकर्ता या 4 भी खोजकर्ता हम दे सकते हैं। इसके खोजकर्ता मिले हैं
एक नंबर पे सर्वप्रथम जिसने इसकी खोज की थी उसका नाम था पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास साहब ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी 1953 में। 2 नंबर में इस सभ्यता की खोज की थी R.C. अग्रवाल, मतलब रतन चंद्र अग्रवाल। 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल साहब ने इसकी खोज की थी। 3 नंबर पे हम बात करें तो इसकी खोज की थी H.D. सांकलिया, और H.D. सांकलिया साहब ने इसकी खोज की थी अपने 1961 के अंदर। 4 नंबर पे और भी बताते हैं जिनका नाम है P.C. चक्रवर्ती तथा विजय कुमार। कहते हैं कि भारत सरकार के सहयोग से, या दोनों ही भारत सरकार के अधिकारी थे, और इन्होंने इस सभ्यता के खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरी बात करें इस लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, जहां इस पूरी सभ्यता का पता चलता है कि इस सभ्यता में क्या क्या शामिल था, तो इस सभ्यता की बात करेंगे हम कालक्रम। कालक्रम की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये सभ्यता की शुरुआत 4000 ईसा पूर्व मानी जाती है, मतलब कालीबंगा से भी पहले की है। कालीबंगा कब से मानी जाती है? 2350 ईसा पूर्व से मानी जाती है, उससे भी पहले की है। और इसकी समाप्ति की 2 तारीख बताते हैं भाई, 2 वर्ष बताते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसकी समाप्ति 1900 ईसा पूर्व में हो चुकी थी, और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी समाप्ति 1200 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। देखो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक, देखो इस सभ्यता ने 4000, अगर ये इतनी लंबी है, 3 वर्ष अवधि तक ये चली थी, 3000 वर्ष तक, तो इस सभ्यता ने अपने जीवन के अंदर 3 काल देखे हैं। 3 काल देखो कैसे देखे हैं। पहले मैंने बताया था नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंदर पत्थर काम में लिया जाता था। 2 नंबर पे मैंने बताया था कि जब सभ्यता आई तब तांबा आ गया था, मतलब इस सभ्यता ने पत्थर को भी काम में लिया, तांबा को भी काम में लिया। फिर मैंने बताया था कि 1500 ईस्वी के लगभग लोह युगीन, मतलब लोह युग आ गया था। इस सभ्यता के लोगों ने किसको काम में लिया था? लोहे को भी काम में लिया था। तो ध्यान रखना, पाषाण युगीन स्थल, और पाषाण भी कौन सा? नवपाषाण युगीन स्थल। और इस दौरान इस सभ्यता ने क्या काम में लिया था? पत्थर काम के अंदर लिए थे। पत्थरों के इन्होंने क्या बनाए थे? औजार बनाए थे। पत्थरों के औजारों के अलावा 2 पत्थर और देखे जाते हैं, एक तो गोमद है और दूसरा स्फटिक है। इस गोमद तथा स्फटिक के इन सभ्यता के लोगों ने क्या बनाए थे? आभूषण बनाए थे। 2 नंबर पे हम बात करेंगे तांबा। इस सभ्यता में तांबा बहुत ज्यादा मिला था, और इस सभ्यता में तांबा मिलने के कारण इसको कहा गया था ताम्र नगरी। एक सभ्यता सिक्कर की हमने पढ़ी थी, गणेश्वर सभ्यता, जिसको कहा जाता है ताम्र जननी। अब आप कहोगे कि सर जी पुरानी तो ये है, वो तो 2700-2800 ईसा पूर्व की पुरानी है, उसको ताम्र जननी कैसे कह सकते हैं? देखो इसमें तांबा मिला था, वो 4000 में नहीं मिल गया था। 4000 से लेकर लगभग 2500 ईसा पूर्व इसके अंदर क्या था? पत्थर ही था। 2500, एक तो 2500 में इसमें तांबा आएगा, और 2800 ईसा पूर्व आ गया, तो ताम्र जननी किसको कहेंगे? गणेश्वर को कहेंगे। लेकिन इसके अंदर तांबा बहुत मिला, और यहाँ पर तांबा गलाने की भट्ठी मिली। तांबा गलाने की भट्टी मिली, इसलिए इसको ताम्र नगरी भी कहा जाता है। तांबे की यहाँ पे जो वस्तुएं मिली, चादर मिली थी तांबे की, इसके अलावा तांबे की यहाँ पे मिली थी अंगूठी मिली थी, इसके अलावा तांबे की यहाँ पे क्या मिली थी? चूड़ियाँ भी मिली थी। 3 नंबर पे बात करेंगे हम लोहा। 3 नंबर पे हम किसकी बात करेंगे? लोहे की बात करेंगे। देखो इस सभ्यता के लोगों ने लोहे के भी टच में आए थे। इस सभ्यता के लोग लोहे की बात करें तो कहते हैं कि इस सभ्यता के अंदर 79 प्रकार के लोहे के औजार मिले हैं, जिनमें मूल रूप से कुल्हाड़ी है, कील है, फरसा है आदि को शामिल किया गया है। अब इसके बाद में देखेंगे इस सभ्यता के मकान। इस सभ्यता की मकान की बात करें तो पत्थर, पाषाण काल के कारण इसमें पत्थर काम में लिए गए, प्लस बाद में जो ही सभ्यता आगे विकसित हुई, मतलब ताम्र युगीन में आई,
तब इस सभ्यता के काल में दी गई थी धूप में पक्की ईंटें काम में ली गई थी। याद रखना दोनों। इसके अलावा इसकी जो छत हुआ करती थी वो छत बांस की लकड़ी की हुआ करती थी। बांस की लकड़ी की छत इसलिए हुआ करती थी, दक्षिणी राजस्थान के अंदर बांस वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। बांस के जो वन है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर क्षेत्र के अंदर ही पाए जाते हैं। तो कहते हैं कि इस सभ्यता के दौरान बांस की लकड़ी की क्या हुआ करती थी, छत हुआ करती थी। एक जो घर हुआ करता था उसमें एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं और जिससे अनुमान लगाया गया है कि सामूहिक भोजन किया करते थे। क्या क्या करते थे? सामूहिक भोजन का कार्य किया जाता था। इसके अलावा इस सभ्यता से रिलेटेड मकानों की और भी बात करें तो जो नालियाँ मिली है ना, नाली, वो नाली वैज्ञानिक बताते हैं भाई, वैज्ञानिक पद्धति से युक्त, वैज्ञानिक पद्धति से युक्त इसलिए बताते हैं, इनको चक्कर कूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको चक्कर कूप के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस सभ्यता में एक बिना हत्थे का जल पात्र भी मिला है, बिना हत्थे का जल पात्र भी मिला है। मकानों के बाद में हम बात करेंगे बर्तन, और इसके जो बर्तन बने हुए हैं वो मिट्टी से बने हुए हैं और इनके बर्तनों को नाम दिया गया है धूसर, मर्द भांड नाम दिया गया है। इनके बर्तनों का जो रंग होता है वो है लाल प्लस काला, इसलिए इनको एक नाम और दिया गया है कर्षण लोहित। क्या नाम दिया गया है? कर्षण लोहित। इसको एक नाम और भी दिया गया है, कर्षण लोहित भी इन बर्तनों को कहा जाता है। बात करें बर्तनों के अंदर क्या क्या चीज है। अनाज के कोठे हैं, बर्तनों के अंदर ढक्कन बने हैं, तस्तरियाँ मिली हैं, लोटे मिले हैं। अब इस सभ्यता के लोग अनाज रखने का जो भंडार होता था उनको कोठे या कुठार कहते थे। इस सभ्यता की हम और भी बात करें, बर्तनों के अलावा जो मिट्टी से चीज बनी हुई है, इसके अंदर एक ईरानी देवता का पूजा पात्र मिला है, मिट्टी से बना हुआ। मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक ईरानी देवता का क्या मिला है? पूजा पात्र। मेसोपोटामिया की सभ्यता की इसलिए बोल सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता ईरान की सभ्यता थी, दजला फरात नदियों के किनारे पर स्थित थी। इसके अलावा इसके अंदर बात करें कि एक टेराकोटा का मतलब होता है पक्की हुई मिट्टी। टेराकोटा से बनी बेल की मूर्ति मिली है और इस बेल की मूर्ति को कहा जाता है बनासियल बुल। बनासियल बुल मतलब बनास नदी के क्षेत्र में होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया है? बनासियल बुल नाम दिया गया है। इसके अलावा मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं और मिट्टी के जो खिलौने या जो प्रतिमाएं मिली हैं वो मानव की है। मानव के साथ साथ चीता है, हाथी है, इसके साथ और क्या है? गेंडा है, आदि की मिली है। इस सभ्यता की हम और बात करें तो मुहर मिली है, मुहर। और ये मुहर 2 प्रकार की मिली हैं। एक तो मिली है अपने मिट्टी की, और जो मिट्टी की मुहर है वो तो मिली है संख्या में 3, और इसके अलावा मिली है तांबे की, और तांबे की वो संख्या में 6। इसके अलावा एक यहाँ से यूनानी मुहर मिली है। यूनानी मुहर का इसलिए पता चलता है कि उसके एक साइड के अंदर तो यूनानी देवता अपोलो का चिन्ह बना हुआ है और दूसरी साइड में हिंदुस्तान या भारतीय देवता शिव जी का क्या बना हुआ है? त्रिशूल का चित्र बना हुआ है। मतलब यूनानी मुहर मिली है, इसलिए अनुमान लगता है कि एक साइड में अपोलो का चिन्ह बना है और दूसरी साइड में उसके ऊपर त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है। इसके अलावा हम बात करें कि सवाधान, देखो इस सभ्यता के लोग रहने वाले हैं वो कपड़े प्लस आभूषण सहित सवाधान करते थे। कपड़े व आभूषण निकालते नहीं थे।
पैर होते थे वो अपने दक्षिण की तरफ करते थे ये लोग, और जो सिर होता था वो ये लोग उत्तर की तरफ करते थे। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ देखना है, ये अपना राजस्थान अभी, और राजस्थान के अंदर इस साइड में यहाँ पर डूंगरपुर पासवाड़ा ये उदयपुर है, और उदयपुर में यहाँ पे क्या है, आहड़ है, और उदयपुर में यहाँ पे आहड़ है। नीचे ये बॉर्डर लग गया अपना गुजरात का, गुजरात के बॉर्डर से लगता हुआ ये तो कच्छ का रन है, और आगे कच्छ की खाड़ी है, और खाड़ी के बाद में आगे अपना कौन सा है, अरब सागर है। लूनी नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, 5-6 जिलों से निकलने के बाद जालोर क्षेत्र से होते हुए कच्छ के रन में गिरती है। रन है वो दलदली भाग है, मतलब उसमें मिट्टी भरी पड़ी है। खाड़ी है उसके अंदर पानी है। रन और अरब सागर के मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाती है, खाड़ी। खाड़ी वैसे 3 भागों से, स्थल से जुड़ी हुई हो तथा एक साइड से जल से जुड़ी हुई हो, उसे क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। तो ये जो कच्छ की खाड़ी है या ये जो कच्छ का रन है, इस साइड में ये सभ्यता नहीं बढ़ी थी। अगर पूछ लें कि ये सभ्यता का बढ़ाव किस तरफ था, बढ़ाव मतलब किस साइड में बढ़ी, तो ये बढ़ी उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व, मतलब इस साइड के अंदर आगे ये सभ्यता बढ़ी थी। बाद में एक व्यक्ति है गोपी शर्मा ने कहा है कि इस सभ्यता की जो समाप्ति हुई थी वो समाप्ति भी इस कच्छ के रन की जो मिट्टी थी उसके इस साइड में बहाव के कारण, मतलब इस क्षेत्र में कच्छ के रन की मिट्टी आ गई थी और पूरी की पूरी सभ्यता ये दब गई थी। मिट्टी के कारण ये सभ्यता दब गई थी। इसके अलावा एक चीज और देखना, मिट्टी के बर्तन इस सभ्यता के फेमस हैं। मिट्टी कला का केंद्र माना जाता था, ये मिट्टी कला का केंद्र माना जाता था। आज भी आहड़ मिट्टी के बर्तनों के निर्माण व मिट्टी की मूर्तियों के निर्माण हेतु आज भी आहड़ मिट्टी कला का केंद्र है। अगर पूछ लें कि आहड़ या कौन सी सभ्यता मिट्टी कला का केंद्र है या कौन सी सभ्यता तांबा कला का केंद्र मानी जाती है, तो वो कौन सी सभ्यता है, अपनी आहड़ सभ्यता। इस सभ्यता के और भी नाम है, उपनाम। इस सभ्यता को क्या कहा गया, धूलकोट कहा ही जाता है, पता आपको। धूलकोट के अलावा पत्थर के बाद में तांबा का काम शुरू हुआ था तो ताम्र नगरी कहा जाता है। ताम्र नगरी के अलावा ये जो आहड़ का क्षेत्र है, वैसे बात करें तो चित्तौड़ के जो महाराणाओं की राजधानी भी कौन सी रही है, आहड़ रही है। हम जब इतिहास पढ़ेंगे उसके अंदर 2-3 चित्तौड़ की महाराणाओं की राजधानियां बनी थी, दोनों तीनों की बात करेंगे। चित्तौड़ तो बहुत लास्ट के अंदर बनी थी, जो लास्ट तक चित्तौड़ रही थी, सर्वप्रथम बनी थी वो आहड़ ही बनी थी। धूलकोट कहा जाता है, ताम्र नगरी कहा जाता है। इस आहड़ का 11वीं-12वीं शताब्दी के अंदर नाम था आघाटपुर। इसलिए इस सभ्यता को आघाटपुर भी कहा जाता है या आहार दुर्ग भी कहा जाता है। ये सभ्यता है आहड़ सभ्यता, राजस्थान की इंपॉर्टेंट सभ्यताओं में एक सभ्यता है। किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लो कि कौन सा इस सभ्यता के बारे में सही कथन नहीं है, कौन सा इस सभ्यता के बारे में गलत कथन है, संपूर्ण जानकारी इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको उपलब्ध करवा दी गई है। दोबारा देखो अब आहड़ सभ्यता राजस्थान में मिट्टी कला का केंद्र, ताम्र कला का केंद्र, ताम्र युगीन 3 प्रकार के कालों से जुड़ी हुई है। पाषाण काल से जुड़ी हुई है, ताम्र युग से जुड़ी हुई है, इसके अलावा लोह युग से जुड़ी हुई है। तीनों युगों की जानकारी इस सभ्यता के अंदर मिली थी। लगभग ये सभ्यता 3000 वर्ष चली थी। 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक कहते हैं कि इसका अवधि काल रहा था। बाद में ये सभ्यता कच्छ के रन की मिट्टी आने के कारण क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। उदयपुर के आहड़ के अंदर ये पाई गई थी। जिला उदयपुर, नॉर्मल सी बात है, नदी बेडस तथा आयड़ है। अपवाद क्षेत्र कौन सा था, बनास नदी का अपवाद क्षेत्र, इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। याद रखना भी, बनास संस्कृति के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, इस सभ्यता को। देखो बनास से रिलेटेड 2 नाम है, बनास संस्कृति कहा जाता है, और बनासियल बुल भी कहाँ से मिला है, यहीं से मिला है।
जिस टिल्ले के नीचे मिली थी धूलकोट मर्तकों का टिल्ले की सभ्यता कहा गया था। खोजकर्ता इसके 4 व्यक्ति हैं, अक्षय कीर्ति व्यास, RC अग्रवाल, HD सांकलिया, PC चक्रवर्ती तथा विजय कुमार। कालक्रम 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 से 1200 ईसा पूर्व तक। देखो, पाषाण काल था, पत्थर काम में लिया जाता था। पाषाण काल की समाप्ति के बाद तांबा आया था और तांबा काम में लिया गया था। और ताम्र युगीन की सभ्यता की समाप्ति के बाद विश्व के लोगों लोहे के जानकार हो गए थे, लोहे को काम में लेना शुरू कर दिया था। 3 धातुओं से जुड़ी हुई सभ्यता है, 3 कालों से जुड़ी हुई था। नव पाषाणकालीन पत्थर औजार, पत्थरों के औजार मिले हैं, गोमद इपिष्टपिक के आभूषण मिले हैं। तांबा ताम्र नगरी कहा जाता है क्योंकि एकमात्र सभ्यता जहाँ से तांबा गलाने की भट्टी मिली है। हालांकि यहाँ से एक मछली पकड़ने का औजार भी मिला है, मछली पकड़ने का औजार भी मिला है, याद रखने का, रखना भी। मछली पकड़ने का कांटा मिला है गणेश्वर से और मछली पकड़ने का औजार कहाँ से मिला है? आहड़ से मिला है। चादर मिली है, अंगूठी मिली है, चूड़ियाँ मिली हैं। लोहा, कहते हैं कि इस सभ्यता के लोगों ने लोहे को भी काम में लिया था। 79 प्रकार के लोहे के उपकरण मिले हैं, कुल्हाड़ी मिली है, कील मिली है, फरसा मिला है। इसके बाद मकान की बात करें कि पाषाण काल था तो पत्थर तो काम में लिए गए थे, बाद में धूप में पकी हुई ईंटें भी काम में ली गई। छत बांस की थी क्योंकि इस क्षेत्र में बांस बहुतायत मात्रा में पाया जाता था। घर एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं, सामूहिक भोजन के अवशेष मिले हैं। नाली वैज्ञानिक पत्ती से काष्ठ की मिली है, काठ की लकड़ी से बनाई जाती थी। बिना हत्थे का एक जलपात्र मिला है। इसके अलावा बात करें तो बर्तन मिट्टी से बने हुए थे। धूसर मर्दबांड कहा जाता था, रंग काला प्लस लाल होता था। कर्षण लोहित कहा जाता, ढक्कन तस्त्रिया तथा लोटे मिले हैं। अनाज रखने का भंडार कोठे या कुठार कहा जाता था। ईरानी देवता का एक मिट्टी से बना पूजा पात्र बना है। खिलौने मिले हैं, मिट्टी से बने खिलौने मिले हैं कि मानव, चिता, हाथी वगैरह। देखो, याद करने का ये तरीका है, मकानों से संबंधित बातें एक जगह बता दी, मिट्टी से संबंधित बातें मैंने एक जगह बता दी। जल्दी से आपस में सभी बातें एक जगह कंबाइंड करके आप इनको याद रख सकते हो, समझ सकते हो कि इस सभ्यता में कौन कौन सी बातें थी। टेराकोटा से बनी बेल की मूर्ति मिली। टेराकोटा का मतलब पकी हुई मिट्टी से बने बर्तन टेराकोटा के बर्तन कहलाते हैं। टेराकोटा से बनी बेल की मूर्ति मिली जिसको बनाशिल बुल कहा जाता है। मुहर मिली है, तांबे की 6 मिट्टी की थी। यूनानी मुहर मिली है। पता चलता है कि उसके एक साइड यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना हुआ है, दूसरी साइड त्रिशूल का चित्र बना हुआ है। देखो, मुहर मिली है तो इसका मतलब व्यापार था, व्यापार था। और व्यापार वाणिज्य था तो माप प्लस बाट भी मिले हैं, याद रखना भी, माप प्लस बाट भी इस सभ्यता से मिले हैं। इसके अलावा बात करें हम समाधान, कपड़े प्लस आभूषण सहित समाधान किया जाता था। पैर दक्षिण में तथा सिर उत्तर में रखा जाता था। इसके अलावा इस सभ्यता, देखो प्रश्न इसी क्षेत्र से इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल, थोड़े से हार्ड। देखो, नॉर्मल जानकारी हमें होगी तो ही हार्ड जानकारी हम याद रख पाएंगे, उसके आधार पर हम इन बातों को समझ सकेंगे। रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ समझना है। कच्छ के रण के कारण ये सभ्यता का सर्वनाश हुआ था। ये सभ्यता कभी भी कच्छ के रण की तरफ नहीं बढ़ी थी। कच्छ के रण की तरफ ये सभ्यता नहीं बढ़ी तो इसका बढ़ाव उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी पूर्व की तरफ इसका क्या रहा था? प्रसार। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि इसकी समाप्ति कच्छ के रण में आई मिट्टी व गाद के बहाव के कारण ये क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। इसके उपनाम धूलकोट कहा जाता है, ताम्र नगरी कहा जाता है। इस क्षेत्र का आहड़ से पहले प्राचीन नाम आघाटपुर था, इसलिए आघाटपुर आहार दुर्ग कहा जाता है। बनास नदी क्षेत्र में फैले होने के कारण इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, 1-2 दिन के अंदर हम सभ्यताएं पूरी कर लेंगे। इसके बाद में जल्दी ही लाइव क्लास शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद मित्रों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने मित्रों तक पहुंचाओ, क्योंकि लाइव क्लास शुरू होने के पश्चात प्रत्येक दिन की 1 घंटे की क्लास चलेगी। कोई भी आपका मित्र इसको अब्सेंट न कर पाए। अभी कहता हूँ, आज कहता हूँ, फिर कहता हूँ, खुद को पॉजिटिव कर लो, इतना पॉजिटिव कर लो कि किसी प्रकार के नोट्स आप नेगेटिव होते हुए बनाने से खुद के मन को इनकार न करो। हो सकता है कि आप एक बार इनकार कर दो, 2 घंटे बाद भी सोचे बना लेने चाहिए। जो काम आज आपने सोच लिया उसको परमानेंट करना चाहिए, आप उस समय नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, किसी भी काम को आपको ठुकराना नहीं है। धन्यवाद मित्रों, अच्छी घड़ी है, मैं तो इसको अच्छा समय मानता हूँ, बहुत अच्छा समय मानता हूँ। सोचने समझने की ताकत पैदा करो खुद के अंदर, बहुत अच्छा है। लॉकडाउन है, देखो कभी किसी ने कहा है कि बुरा कुछ नहीं होता है, न कभी कोई परिस्थिति गलत होती है। समय के अनुसार अच्छे समय के आगमन के लिए या अच्छी सोच पैदा करने के लिए जीवन के अंदर अनेक ठोकरें लगती हैं, जिनको हंसी खुशी व्यक्ति को सहन कर लेना
चाहिए। धन्यवाद मित्रों।